Hi everyone, welcome to all of you divine creature and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूँ शिग्मा गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आप सब जानते हैं आज 23 सितंबर है और सूरज हमारा इक्वेटर पे है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आज होने वाली है और कल से दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि लंबी होने लगेगी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन बेटा हम आज का ये वार्म अप आपको बताया, पर आज का करंट अफेयर्स जो अखबारों में आया है वो मैं आज पढ़ नहीं पाया सुबह सुबह, तो ये हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। पर ये कल का अखबार है, ठीक है ना, यानी 22 तारीख का। आइए 22 तारीख के संदर्भ में बात करें। लुक हेयर बेटा, एज यू नो दैट हम 22 सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं और छोटे बड़े कुल 21 के आसपास करंट अफेयर्स जीके जीएस हमारे पास है। आइए इनमें बात करें कि कैसे ये सारे आएंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, छोटा सा एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए पहले, ठीक है। नारी शक्ति, रिमेंबर एवरीवन, नारी शक्ति वंदन ये विधेयक आया, संविधान में संशोधन करने का है और महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में देनी है, उसको लेकर के है। तो आइए पहले न्यूज़ क्या है उसको समझिए। बुधवार को लोकसभा में तथा राज्यसभा में गुरुवार को नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में कुल 214 सदस्य उपस्थित थे और सभी ने पक्ष में मतदान किया। यानी राज्यसभा में जो नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण विधेयक आया है वो राज्यसभा में जितने भी सदस्य मौजूद थे, प्रेजेंट मेंबर, वो थे आपके 214 और सभी ने पक्ष में मतदान किए। ये ध्यान में रखना है, विपक्ष में एक भी या यूँ कह लें एंटी एक भी मत नहीं पड़े, सभी ने मतदान किए। जबकि लोकसभा में आपने बुधवार को देखा कि 456 सदस्य उपस्थित थे और उनमें से 454 पक्ष में मतदान हुआ और 2 सांसद, हमारे ओवैसी साहब के पार्टी के लोकसभा के 2 सांसद ने विरोध में मतदान किया। तो याद रखिएगा, लोकसभा से पास हो चुका, राज्यसभा से पास हो चुका, अब इसे जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें से कम 50% राज्य की विधानसभाओं से सामान्य बहुमत से पारित करना होगा। तो ये फिर लागू हो जाएगा और लागू होने के लिए इसमें प्रावधान है कि थोड़ा सा डिलिमिटेशन कमेटी, परिसीमन आयोग बैठेगी और जो नई जनगणना की रिजल्ट्स आएंगे उन 2 के आधार पर परिसीमन आयोग बनेगा और फिर उसके आने के बाद ये महिला आरक्षण विधेयक लागू कर दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल रहा है और सीट जो है ये रोटेट होती रहेगी। लोकसभा राज्यसभा से यह पास हो गया, याद रखिएगा। चूंकि ये संविधान में संशोधन से जुड़ा है इसलिए इसे 2/3 बहुमत से पास होना जरूरत थी और ये 2/3 बहुमत से पास हुआ है। और आधे राज्यों, मान के चलिए जितने राज्यों में विधानसभा है या यूटी में, वहां के उनमें से आधे राज्यों की विधानसभा से 50% प्लस वोट से पारित होना है। तो ये प्रोसेस में ये चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ 3-4 चीज़ों की जानकारी हमें और मिलती है। वो 3-4 चीज़ों की जानकारी और क्या मिलती है तो देखिएगा, ठीक है। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी हमारी ये है, हमें ये पता चलता है
संसद के नए भवन में पास होने वाला यह पहला ऐतिहासिक विधेयक है। यानी जो नया संसद भवन बना है उसमें जो पहला विधेयक पारित हुआ है वह नारी वंदन महिला आरक्षण विधेयक है। ये हमेशा के लिए अगले 5 वर्षों के लिए ये एक जीके जीएस का क्वेश्चन बन गया। करंट अफेयर्स फिलहाल है, और जब तक दूसरा विधेयक वहां पारित नहीं हो जाएगा ये करंट अफेयर्स ही बना रहेगा। दूसरा विधेयक पारित होते ही ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक जीके हो जाएगा, और अगले 5 साल तक ये सवाल बनेगा। तो नए राष्ट्रपति भवन में पहला विधेयक जो पारित हुआ उसका क्या नाम है, यहीं से क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम देखते हैं सदन में इस महिला विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 132 सदस्यों ने चर्चा की। यानी लोकसभा राज्यसभा में ये जो 2 दिन में पारित हुए प्रस्ताव, उसमें जो बहस हुई, 132 हमारे सांसदगण इसके ऊपर चर्चा किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सांसद चर्चा किए। ठीक है, आइए, तो ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट की ओर बढ़े। तो बेटा इतने सारे सवाल आपके पास आ गए। नेक्स्ट, बेटा इस पर ध्यान दीजिए। हेडलाइंस क्या कहता है, कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर रोक। अब हेडलाइंस तो है पर इसमें पूरा जो सार है वो समझिए, समझना है इसको। जैसा कि हम और आप जानते हैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। कनाडा के साथ तलखी हमारी बढ़ गई है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थक लोगों, सिखों को वहां पर बहुत सारी रियायतें और फ्रीडम दी गई है, और हमें ये पसंद नहीं। जब हमने भारत में कृषि कानून लाया तो उसके लिए जो धरना, जुलूस, प्रदर्शन हुए जो लगभग साल भर चले, उसमें भी ये कनाडाई नागरिक जो खालिस्तान समर्थक हैं, सिख हैं, जो वहाँ के नागरिक बन गए हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट कर लिया। तो खालिस्तान समर्थक एक नेता निज्जर की हत्या वहाँ हो गई, और ट्रूडो ने ये जांच करने के बाद आरोप लगाया इसमें भारत के उच्चायोग के पवन, मिस्टर पवन है उच्चायोग में, उनके हाथ हैं, और उन्हें निष्कासित कर दिया भारत के उच्चायोग से। हमने भी एक्शन लिया और यहां पर उसी समान रैंक के कनाडाई उच्चायोग के एक उच्चायुक्त को कह दिया 5 दिन के अंदर देश छोड़ दीजिए। और हमने अब कनाडा के नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा देना भी खत्म कर दिया। लेकिन जो ओवरसीज इंडियन हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं लेकिन ओवरसीज इंडियन में आते हैं, जो कनाडा में रहते हैं पर भारत के नागरिक हैं, उनका वीजा चलता रहेगा। लेकिन कनाडा के नागरिक, यानी जो भारतीय कनाडा के नागरिक हो चुके हैं और ओवरसीज इंडियन नहीं कहलाते, वो दर्जा नहीं मिला है, उनको फिलहाल कुछ दिनों तक, जब तक भारत सरकार चाहे, वीजा नहीं देने जा रही है। तो ये बात है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो यही बात इसमें दी गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां क्या हुआ, कुछ चीजें निकल के आई। क्या? तो एक चीजें तो ये आई, OCI क्या होता है, यानी ओवरसीज इंडियन, ये आपको जानना चाहिए। कनाडा में या भारत में उच्चायोग है, यहां दूतावास क्यों नहीं कहते, ये 2 बातें। तीसरा है कि खालिस्तान शब्द क्या है, खालिस्तानी समर्थक क्या होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, वियना समझौता क्या है, ये आपको समझना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बहुत साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो एक देश से दूसरे देश अपने कूटनीतिक संबंध बनाते हैं और उसके लिए कार्यालय भी रखते हैं जिसे दूतावास, उच्चायोग कहते हैं, उसमें दूतावासों के कर्मचारियों का क्या मैनुअल है, रूल है, रेगुलेशन है, नियम, कायदे, कानून है,
क्या उनके आचरण होंगे, क्या उनके अधिकार हैं, ये सारी व्याख्या हैं और उनको किस तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये तमाम बातें वियना कॉन्फ्रेंस में है, वियना समझौते से है। तो वियना समझौता राजनयिकों के संदर्भ में है। ओवरसीज़ इंडियन वो होते हैं जो कई वर्षों से भारत के बाहर रह रहे हैं, किसी भी देश के नागरिक हो गए हैं, पर वो अगर ओवरसीज़ इंडियन का कार्ड रजिस्ट्रेशन बनवाए हैं तो उनको हम भारत सरकार प्रिविलेजेस देते हैं। और जो कॉमनवेल्थ के जितने देश हैं मेंबर, लगभग 55 मेंबर कंट्री कॉमनवेल्थ मेंबर हैं, और इन देशों के बीच जो राजदूत होते हैं उन्हें उच्चायुक्त कहते हैं। राजदूत के जो कार्यालय होते हैं, दूतावास, उसे यहाँ उच्चायोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, कनाडा, इंडिया, भारत, बांग्लादेश, ये सब हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हम लोग इन देशों के आपस में दूत को एम्बेसडर नहीं कहते, राजदूत नहीं कहते, उच्चायोग और उच्चायुक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी देखिए इसी में है। नेक्स्ट, बेटा यहां से सवाल आना तय है। पहले तो आप हेडलाइंस देखिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो बेटा नेशनल साइंस अवार्ड, इसको हम लोग क्या कह देंगे? नेशनल साइंस अवार्ड। ठीक है, ये कहेंगे। लेकिन जरा समझिए बात यहां क्या है। केंद्र सरकार ने विभिन्न विज्ञान विभागों द्वारा दिए जाने वाले लगभग 300 पुरस्कारों को खत्म कर दिया। एक्चुअली जितने भी साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट थे केंद्र सरकार के पूरे इंडिया में, सब डिपार्टमेंट अपने अपने ढंग से साइंस के अवार्ड देते थे, लगभग 300 अवार्ड। इन सब को मिलाकर अलग से हमने एक नेशनल लेवल के साइंस अवार्ड का डिक्लेरेशन कर दिया, और ये छोटे मोटे अवार्ड्स को साइड करके बड़े सिस्टमेटिक ढंग से नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड्स बना दिए। तो अब है बेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नवाचार, इनोवेशन के सेक्टर में नेशनल साइंस अवार्ड की शुरुआत होने जा रही है, और इस बार से ही शुरू होगी। उसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। इनमें 4 श्रेणियां हैं। तो बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अवार्ड्स में हमने कितनी श्रेणियां बना रखी है बेटा? 4 श्रेणी बना रखी है। वो श्रेणी जरा समझिए। 4 श्रेणियों में एक है विज्ञान रत्न पुरस्कार, दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा है बेटा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। आपने देखा बेटा, एक हुआ विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार अब है। अब इन 4 पुरस्कारों में देखिए क्या लिखा है। अब हम देखते हैं, इसके लिए सरकार प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक टीम बनाएगी और 13 विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञानी जो है अच्छे साइंटिस्ट को चयन करेगी जिसे ये अवार्ड दिया जाएगा। अब आइए, नामांकन 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच हर साल चलेगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, ठीक है, घोषणा की जाएगी अवार्ड की, और 23 अगस्त को जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये पुरस्कार दिया जाएगा। जरा समझिए कितना अच्छा है, कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशन होगा वो 14 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा, लगभग 1.5 महीना नॉमिनेशन चलेगा। 11 मई को हम विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इस दिन इन तमाम साइंस अवार्डों की घोषणा करेंगे और देंगे कब हम? 23 अगस्त को देंगे, जो क्या होता है? अंतरिक्ष दिवस। जरा सोचिए, 2 चीज़ें आपके हाथ लगी। ये देखिए,
11 मई याद करिए 1998 को हमने पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और उस 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और अभी अभी आपने देखा 23 अगस्त 2023 को हमने क्या किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारा है। तो हमने इस दिन का नाम रख दिया नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और इस दिन अवार्ड दिया जाएगा। तो कितनी सारी आपको जानकारी मिल गई, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान टीम। 11 मई को क्या मनाते हैं, 23 मई को क्या मनाते हैं, कितने सारे सवाल हैं बेटा। ठीक है, अब है ये अवार्ड किसको मिलेगा, भारतीय समुदाय के ऐसे लोग जो दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं लेकिन भारत के प्रति, साइंस के प्रति उनका लगाव है, तो उन्हें भी हम विज्ञान रत्न पुरस्कार देंगे, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं पर भारत के लिए काम करते हैं। ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसकी बाकी बातें पेज 6 पे है, जो बताता है अधिकतम 45 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें बेटा आप भी जानते हैं कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि आपके क्या उल्लेखनीय योगदान है, और एक पदक दिया जाता है बेटा, एक पदक भी दिया जाता है। तो ये है आपका। तो कितनी सारी जानकारी इस कॉलम में छुपी है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है उसका हेडलाइंस पढ़िए। अब भारतीय डॉक्टर विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस। अब भारतीय डॉक्टर विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस। क्या मतलब, भारत में चिकित्सा में स्नातक करने वाले छात्र अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के तमाम देशों में वहाँ भी जाके डॉक्टरी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बेटा, जिसका नाम है विश्व चिकित्सा शिक्षा संघ। ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, फेडरेशन ऑफ, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन अच्छी है, उसको मान्यता देना। तो भारत में मेडिकल एजुकेशन को रिलेट करने वाली एक संस्था है जिसको हम लोग आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, इसको मान्यता दे दिया है WF, ठीक है, ME ने। इसका अर्थ है कि अब भारत के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, जो मेडिकल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ से पास आउट हमारे डॉक्टर विश्व में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और ये सवाल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो उतना नहीं आपके लिए आएगा, पर अब यहाँ आइए नेक्स्ट के लिए। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, तनातनी चल रही है भारत और कनाडा के बीच में। कनाडा में हम भारतीय लगभग 20 लाख, 14 लाख रहते हैं। इनमें से तो 5 लाख से ज़्यादा सिर्फ सिख समुदाय के हैं। मैं आपको बताऊं तो मेरी 2 ममेरी बहन कनाडा में रहती है। एक तो भारत की ही नागरिक है और एक तो वहाँ कनाडा के एडमंटन शहर में रहती है। हाँ, हमारे जीजा और हमारी बहन और हमारे बहन के 2 बच्चे, मेरे भांजा भांजी, ये सब अब नागरिक हो चुके हैं कनाडा के, और कनाडा का गवर्नमेंट जॉब भी हमारी सिस्टर ने ले रखी है। ठीक है, तो देखिए कनाडा में कितने सारे लोग हैं। 3,19,000 तो स्टूडेंट्स हैं इंडियन जो कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 लाख सिख हैं जो कनाडा में असर डालते हैं, और उनमें से कई सिख लीडर
इतने कद पर आ गए कि कनाडा के पार्लियामेंट में मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखें, कनाडा और भारत के बीच 8.16 अरब डॉलर का व्यापार होता है। ठीक है, कनाडा की जो इकॉनमी है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन 41% है। कनाडा का ये जो ट्रूडो है, इसके पिता भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। कनाडा की अर्थव्यवस्था दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 5th हैं। 45 अरब डॉलर कनाडा के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत के पेंशन फंड में निवेश किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भारत और कनाडा के बीच में हिसाब किताब है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही चीज़ें हमें समझना होता है। जब कभी कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो उससे जुड़े कई सवाल आ जाते हैं। तो कनाडा के बारे में ये सब थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, टोरंटो से कनिष्क की उड़ान और बम धमाका। बेटा, टोरंटो कनाडा का शहर है और हमारा एयर इंडिया का एक फ़्लाइट जो था, फ़्लाइट नंबर 182, जिसका नाम कनिष्क था, उसका 1984 में हम देखें तो इस फ्लाइट को कनाडा के आसमान में उड़ा दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसमें लगभग 329 लोग थे, पैसेंजर सारे मारे गए। और ये क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशंस चलाई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो अमृतसर टेंपल में चला था, उसी का बदला लेने के भावने में इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दिया और आपने देखा इस विमान को भी क्रैश करवा दिया। तो और इन सब से जुड़े जो टेररिस्ट थे, इन सब का पनाह कनाडा बना हुआ है। कनाडा की सरकार उसे सच पूछिए तो सपोर्ट करती है। ये चीज़ें निकल कर आई हैं बात। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। लुक हेयर, जो अगला आपका है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न उठा रही है। हमारा जो समाज है उसमें न्याय से जुड़ी तकलीफ़ों को दिखा रही है। न्याय में देरी, जेलों में भीड़, चिंताजनक। ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के स्टेटमेंट हैं कि न्याय में अगर देरी होती है तो जेलों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि न्याय हो, जल्दी जल्दी जेलों से भीड़ हटे। बिना मतलब के आरोपितों को हम कैद करके रखे हुए हैं, जमानतें नहीं हो रही हैं, बहुत सारी विलंब के कारण हैं। तो इससे हमें कुछ जानकारी निकल कर आई। जरा देखिए, जानकारी निकल कर आई। ये जानकारी प्रॉपर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का। उसने जो रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट 2021 के आधार पर है और 2021 के आधार पर जो रिपोर्ट है वो ये है, भारत में जितने भी जेल हैं उन सब में कैदियों की रखने की जो क्षमता है ये 4,25,000 है, जबकि वर्तमान भारत के जेलों में 5,54,000 यानी लगभग 1.25 एक्स्ट्रा, यानी बेटा 125% के दर से कैदी हैं। तो क्या हाल होगा जेल में? तो ये है, ज़्यादा कैदी हैं। बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा की स्थिति तो और भी बुरा हाल है। 50% से ज़्यादा है। अगर वहाँ कैपेसिटी 1,000 की है तो वहाँ 2,000 कैदी रखे गए हैं। तो ये बताता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, समझ गए। भारत की जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता क्या है वो समझ गए। वैसे फ़िलहाल कितने कैदी रखे गए हैं ये भी आप जान गए बेटा। नेक्स्ट बेटा, आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबार पढ़ा होगा और शायद आप में से कुछ लोग भुगत भी चुके होंगे।
कोविड के समय जो हम लोग घरों में रह गए, जिसकी वजह से हमारे आस-पास के जानवर, जंगल के जानवर भी सड़कों पे आ गए। दूसरा, जो जानवर को हम बांध के रखते वो भी खुल गए। तीसरा, कुत्ते बिल्ली सब इंसान से दूर रहते थे तो जानवरों से भी दूर रहेंगे। अब जब हमारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बाहर नहीं गए, तो अब बाहर खाते हैं, जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती है, फेंक देते हैं, तो कुत्ते बिल्ली सबको मिल जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में देखते हैं कोविड के आसपास जो मरने वाले लोग थे, बहुत सारी लाशें आई, गिद्ध, चील, कौवे भी खाए और कुत्ते भी खाए। अब वजह जो भी रही हो, कोविड के बाद से कुत्तों में आक्रामकता बढ़ गई है। कुत्ते झुंड बना के मोस्टली रहने लगे हैं, जो डोमेस्टिक डॉग्स भी जो होते हैं गली वली के, और वो प्रहार भी करते हैं। और कुछ तो ऐसे नस्ल के कुत्ते हैं जो प्रहार ही करते हैं। तो बेटा आजकल गली के कुत्ते हों या किसी ने पाल रखा है, उसके में भी ये आ गई है बात कि बड़ा हमला करते हैं। और छोटे बच्चे तो संभल नहीं पाते, बड़ों का भी बुरा हाल होता है। केरल में तो अब बच्चों को स्कूल छोड़ने गार्जियन एयर गन लेके जाने लगे हैं, पिस्टल लेके जाने लगे हैं कि कहीं कुत्ता आएगा तो मारेंगे उसको। ये हालात हैं। डंडे लेके लोग चलते हैं। आए दिन रोज खबर मिलता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा ये पट्टी क्यों बांध रखे हैं वकील साहब, तो बोला सर कुत्ता ने हमला कर दिया। आज का न्यूज़ है, हमारी 8-9 साल की बिटिया अपने दादी के साथ स्कूल जाने के लिए निकली। उधर केंद्रीय डीडीए का डिपार्टमेंट का कॉलोनी था। वहाँ एक ऑफिसर ने अपना दरवाज़ा खोला, उसका पिटबुल कुत्ता बाहर आया और लड़की को 14 घाव दे दिए। लड़की का आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो याद रखिएगा, कुत्ते की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से जाने जा रही हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पे जल्दी ही मैं सुनवाई शुरू करूंगा। वही यहाँ पे है, आवारा कुत्तों संबंधी याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, और खासकर केरल और बंबई के मामले में ज़्यादा संज्ञान लेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। अब समझ में आ गई बात। तो सुप्रीम कोर्ट में कुत्ते जो है के भी अब केसेस आ रहे हैं। देखिए क्या होता है। अब है मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं। बेटा चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि ये ऐच्छिक है। अगर कोई अपना वोटर लिस्ट से अपना आधार कार्ड जोड़ना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, ये ऑप्शन है, ठीक है, डिजायरेबल है। तो ये आपका क्लियर हो गया, तो सतर्क रहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। कनाडा में, अच्छा ये तो बात हो ही गई थी। यहां से अब सीधा सवाल आएगा, कोई रोक नहीं सकता बेटा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं। ध्यान देना है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण संघ सनातन का जय घोष। बेटा हमें इसमें से करंट अफेयर्स निकालने हैं। कैसे? तो देखिए पहले अनावरण, वरण मतलब होता है पोशाक, अनावरण मतलब पोशाक हटाना। तो मान लीजिए इस मूर्ति पे चादर रखी हुई थी। अब ये जब मूर्ति तैयार हो गई तो चादर हटा दिया, वो दिख पड़ा, तो अनावरण, आवरण को हटा देना। कोई चीज किसी चीज से कवर है, हटा देना, ठीक है। अब आइए कुल मिला के बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में, ठीक है, मंधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची नव्य भूमि मूर्ति का अनावरण किया गया मां नर्मदा नदी के किनारे। यानी समझिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले अंतर्गत
नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये मूर्ति की हाइट 108 फीट है और ये मूर्ति में जो ये दंड लिए हुए हैं ये 101 फीट लंबी है और जो इनका बाल रूप है वो 11 वर्ष की आयु वाला इनका बाल रूप है, जो एक ऊंचे चबूतरे के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मूर्ति है। अब रही बात, इस मूर्ति के निर्माण के लिए पूरे भारत के 25,000 पंचायतों से, गांव नहीं पंचायतों से एकत्रित की गई धातुओं से ये मूर्ति बनी है। जो मेटल इकट्ठा किया उससे बना है। अब आइए, ये जो मूर्ति है ये 45 फीट ऊंचे संकर स्तंभ पर बनी हुई है और इन स्तंभ पर उनके जीवन से जुड़े 32 महत्वपूर्ण घटनाओं को बताया गया है। 32 ही क्यों? क्योंकि ये कुल 32 वर्ष ही जिंदा रहे थे, तो 32 घटनाओं को बताया गया है। ठीक है, तो बेटा ये तो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बन गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए, इसका निर्माण L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में काम करती है, बहुत सारी है, तो L&T कंपनी ने बनाया है। लार्सन एंड टुब्रो अमेरिका की कंपनी है और भारत में वो रिलायंस के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, कहा है ये मूर्ति जो है इसकी उम्र 500 वर्ष है, यानी 500 वर्ष तक ये मूर्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। तो 13 राज्यों से 23 दिन तक 12,000 किलोमीटर की यात्रा करके 25,000 पंचायतों से हमने देखें तो ये धातु लाए, उन्हीं से ये बना है। इसमें हम केरल इनके गांव भी गए, ठीक है, वेलियानंद गांव, और वहां से भी लाए हैं। कुल मिला के ये हॉट क्वेश्चन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, बेटा रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना में अनुग्रह राशि 10 गुना की बढ़ोतरी की। एक्चुअली पहले जो था बहुत कम पैसे मिलते रेल दुर्घटना में, अगर कोई मारे जाते, घायल होते, गंभीर घायल होते, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर करीब कितना 10 गुना बढ़ा दिया है। तो अब जब ट्रेन दुर्घटना वगैरह होगी तो वो 5,000, 50,000, 10,000 वाली बातें नहीं होंगी। अब उन्हें अच्छा खासा रकम मिलेगा। वो रकम क्या होगा? मृत्यु प्राप्त करने पर, यानी मृत्यु हो जाने की दशा में 5 लाख, अगर गंभीर रूप से घायल हैं तो 2.5 लाख, और साधारण चोट लगी है तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले ये 50,000, 25,000 और 5,000 थे, अब बढ़कर के 10 गुना कर दिया गया है। तो ये है स्थिति। नेक्स्ट की ओर बढ़ें बेटा। उत्तर प्रदेश में खत्म होगी ब्रिटिश राज के गजेटियर की मान्यता। बेटा ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रत्येक जिला में कलेक्टर को कहा था कि उस जिले के बारे में सभी जानकारी देने के लिए, और जो जब कभी भी कोई पॉलिसीज़ आती है, कोई स्कीम चलता है, योजनाएं बनती हैं, तो हर साल एक डायरी तैयार की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर के संरक्षण में। उसे गजेटियर कहा गया था। अभी भी उसी परंपरा का निर्वाह होते हुए गजेटियर चलता रहता है। तो कोई भी चीज़ें सही जानकारी प्राप्त करनी हो तो गजेटियर देखा जाता है। केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पर उत्तर प्रदेश के योगी जी सरकार ने कहा हमें अब ये अंग्रेज़ों के ज़माने के गजेटियर नहीं चाहिए, अब हमें अपने ढंग से काम करना पड़ेगा, और हो सके तो अब ये गजेटियर का नाम भी बदल दीजिए, अब हम इसे गजेटियर ना कहें। इसके लिए काम करना शुरू कर दिया गया है। यही बात इसमें है।
बेटा यहाँ पे एक सवाल आया, इसरो के लिए खास क्यों है श्रीहरिकोटा। बेटा आप सब जानते हैं, हमने अभी आदित्य 1 को भी छोड़ा, चंद्रयान को छोड़ा, इससे पहले मार्स के लिए छोड़ा, कई सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं। ये सब मोस्टली हम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित करते हैं। लेकिन इस कॉलम के बहाने आपको कुछ समझने का मौका मिला और आपकी जानकारी से कुछ करंट अफेयर्स जीके आपके तंदुरुस्त हो गए। कैसे समझिए, तंदुरुस्त नहीं दुरुस्त हो गए। तो देखिए जरा, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज की स्थापना भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 1971 में की। तो एक जानकारी आपको मिली कि इसरो का जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है ये 1971 में स्थापित हुआ। ऐसे याद करिए, आंध्र प्रदेश के तट पर बसा है, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी तट पर है, बंगाल की खाड़ी को छूता है, पुलिकट लेक से अटैच है और ये भारत का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। तो प्राइमरी मतलब क्या, इंपॉर्टेंट स्पेस पोर्ट है। पोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला स्थान। तो जैसे एयरपोर्ट कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं, तो अगर स्पेस में जाना है तो उसको क्या कहेंगे, स्पेस पोर्ट। तो यहाँ से स्पेस के लिए लॉन्चिंग होती है, तो स्पेस पोर्ट है। तो भारत का ये स्पेस पोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी थुम्बा में भी तो था, केरल के त्रिवेंद्रम के थुम्बा पे। तो एक तो ये हो गया। अब आइए, एक्चुअली जब किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जाता है, और विपरीत दिशा में जाने का मतलब है काफ़ी ताकत चाहिए, इंजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, और ये रिस्क भी है। तो जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिनिमम हो वो जगह अच्छा है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो ये तो इक्वेटर है, तो इक्वेटर में अच्छा होगा, लेकिन हमारा देश तो इक्वेटर के आसपास है नहीं, इक्वेटोरियल जोन में जरूर है। तो हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी के आसपास यहाँ आबादी कम है, पूर्वी तट पे भी है, क्योंकि धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जो उसका स्पीड होता है उस स्पीड को अगर देखें हम, तो उस स्पीड पर ध्यान देंगे तो धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अपने अक्ष पे घूमती है, यानी एक घंटे में 1600 किलोमीटर अपने अक्ष पे घूम जाती है पश्चिम से पूरब। तो उसी क्रम में अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर सैटेलाइट छोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा। इंजन की माने इंजन दुरुस्त रहेगा, ताकत कम लगेगी, फ्यूल कम लगेगा, दुर्घटनाओं के रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे और स्पीड बढ़ने से जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए भारत ने अपने तमाम सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर डेवलप किए, उसमें श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, ये सब पूर्वी तट पे हैं। ये एक खास बातें हैं बेटा, ठीक है। अब आगे आइए, नेक्स्ट बेटा, ये जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं, वो झारखंड के बच्चे, उनके झारखंड स्टेट के कंपटीशन को लेके यहाँ सवाल ही सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, हमारे केजरीवाल जी SC ST के बच्चों को, हैंडीकैप्ड को, IAS PCS इन सब की कोचिंग मुफ्त में करवाते हैं, उसके लिए योजना चलाते हैं। यही चीज़ें कई स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कर रही है। बिहार सरकार भी माइनॉरिटीज़ क्लास के बच्चों को UPSC BPSC की तैयारी के लिए पैसे वैसे देते हैं, फ्री कोचिंग करवाते हैं। और बिहार में तो लड़कियों का 12th पास करने पर 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया एक मुश्त मिलता है। जी जनाब। तो झारखंड की सरकार ने भी ये व्यवस्था कर दी है कि अब झारखंड के वो बच्चे जो झारखंड से 10th पास किए हैं, झारखंड बोर्ड से 12th पास किए हैं, झारखंड के रहने वाले बासिंदे हैं, या जो बाहर के हैं लेकिन झारखंड में रहते हैं और उनका 8 लाख से कम आय है, उन बच्चों को अब IAS की कोचिंग के लिए, झारखंड PCS की कोचिंग के लिए, फ्री में कोचिंग दिलाने के लिए विद्यार्थियों को झारखंड की सरकार वजीफ़ा देगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत
होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फ्लैट, ठीक है, क्लैट, फैशन डिज़ाइनिंग, इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स करने के लिए कोचिंग के तौर पर ये अच्छा खासा पैसा देंगे, सारा खर्च उठाएंगे। उसी तरीके से बेटा मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग, कर्मचारी चयन एसएससी के लिए दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लाए हैं। तो याद रखिएगा, इससे हमें ये पता चलता है, इसके लिए उन्होंने झारखंड के 25 कोचिंग संस्थान को सूचीबद्ध किया है। इसके लिए देखें तो झारखंड में 32 प्रकार के हमारे जनजाति समुदाय रहते हैं, उनके लिए पहले ही से बहुत सारी योजनाएं वो चला रहे हैं। अच्छा, इसमें उम्र 21 से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके सामने में, ये हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर का ये काम है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, चयन सही लाभुक का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 25 लाख के बकाये पर भी माना जाएगा विलफुल डिफ़ॉल्टर, ये आरबीआई ने निर्देश दिए हैं। ये बैंक पीओ में पूछने वाले सवाल हैं। आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में एक स्थान फिसला भारत, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता बेटा, नो डाउट, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। वो क्या, समझिए बेटा, ध्यान देना है यहाँ जो बातें हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, और भारत का थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जो है, ये दोनों मिलकर के इसको इशू करती है। और इसमें जो रैंकिंग दिया है 165 देशों के आधार पे, भारत 87वें नंबर पे है, जबकि पिछले साल 2021 में भारत जो है 86 नंबर पे था, यानी एक रैंक गिर गया है भारत का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो इसका अर्थ ये निकल के आता है कि भारत ने तो अपने देश में आर्थिक सुधार की गतिविधियां तीव्र किया है, पर अन्य विकसित देशों के कंपेयर में उतना तीव्र नहीं किया है। तो आपको ये सूचकांक पूछेगा ही, बैंकिंग एग्जाम में हो या जनरल कोई भी एग्जाम। यहाँ देखिए बेटा, एक छोटा सा न्यूज़ है। देश को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम है, ऐसा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं, और ये हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मिस्टर योगी जी हैं। 5 ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? अगर हम जब 5 ट्रिलियन का हो जाएंगे हमारी इकॉनमी, तो हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लगभग अमेरिका का इकॉनमी जो है वह 25 ट्रिलियन के आसपास है, और चाइना जो है लगभग 12 या 13 ट्रिलियन का है, और हम 5 ट्रिलियन पर पहुंच के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी को पीछे, जापान को पीछे छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें योगदान यूपी का होगा। आखिर ऐसा कह रही हैं, उसके पीछे रीज़न बहुत हैं, पर हम देखें मुर्मू जी ने कब ये बात कही, किस संदेश पे बात कही। तो देखिए यहाँ पे है, ध्यान देना, इसको समझिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में 5 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए कहीं, यानी आपको एक ये पता चला जो यूपी के एग्ज़ाम में सवाल आएगा, उत्तर प्रदेश का अभी 5 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित हुआ, तो हम क्या कहेंगे बेटा? इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धा जिला, ये कहेंगे। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये सवाल तो आना तय है, कोई नहीं रोक सकता बेटा। ये सवाल, पहले हेडलाइंस पढ़िए। बंगाल के क्रिकेटेश्वरी, तो सॉरी बंगाल के किरीटेश्वरी गांव ने जीता भारत के सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव का पुरस्कार। अब इसको ऐसे समझिए, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से जुड़े साल में कई अवार्ड देते हैं, उसमें एक श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के कैटेगरी में पर्यटन विभाग भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वरी गांव को ये अवार्ड दिया है और ये क्वेश्चन तय हो गया। तो ये गांव कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जिले में किरीटेश्वरी गांव है, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए चुना है। एक्चुअली 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 795 एप्लीकेशन आए थे इस सम्मान के लिए। उनमें से जो सबसे बेस्ट परिस्थितियां देखी गईं, उसको देखते हुए किरीटेश्वरी गांव को ये अवार्ड दिया गया। तो देखिए, ठीक है, अब आइएगा, 27 सितंबर को नेशनल टूरिज्म डे होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। एक्चुअली इसे इंटरनेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। किरीटेश्वरी गांव में किरीटेश्वरी मंदिर है, ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और भारतीय सनातन धर्म के अनुसार हमारे देवियों के 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ किरीटेश्वरी देवी का है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए बेटा। नेपाल से बिजली की खरीद के लिए ठीक है सवाल, ये सवाल आना ही है। इसके साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। भारतीय विज्ञानी स्वाति नायक को नॉर्मन ई बरलॉग पुरस्कार मिला। बेटा, नॉर्मन ई बरलॉग जो थे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और उनके नाम से अमेरिका की रॉकफेलर सोसाइटी नॉर्मन बरलॉग अवार्ड देती है। इस बार का नॉर्मन बरलॉग अवार्ड हमारे भारतीय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक को मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्वाति नायक जो है फील्ड एंड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए मिला है। एक 2023 का प्रतिष्ठित अवार्ड इनके पास जाएगा। इसे वर्ल्ड फूड, ठीक है, अवार्ड फाउंडेशन ने चुना। वैसे रहने वाली ओडिशा की हैं, दिल्ली में जो है IIRI में बीज प्रणाली में प्रबंध निदेशक के तौर पर काम कर रही हैं। तो इन्हें ये अवार्ड मिला है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अमेरिका जाएंगी अगले महीने और ये अवार्ड लेने जाएंगी। तो इसके साथ ही बेटा हम आज का, हाँ, ये जो है, ये देखिए, हमारी एक बहुत ही ख्याति प्राप्त भारतीय नाट्यम की नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया, जिन्हें हमने पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा है। ये कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली थी। माता पिता डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर इन्होंने कहा नहीं, मैं नृत्य सीखूंगी, और वर्ल्ड फेम नृत्यांगना। तो भरतनाट्यम को विदेशी धरती पर पॉपुलर करने वाली सरोजा वैद्यनाथन हमारे बीच नहीं रहीं। इसके साथ ही हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।